हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका वास्कव भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज इसका रहेगा लेक्चर नंबर 2। देखो, हमने जब फर्स्ट लेक्चर की अगर बात करें जिसमें हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तो देखो हमने बात कहाँ से की थी। हमने बात यही की थी कि हमारा जो मेन जो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म हम पढ़ोगे कहीं ना कहीं, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स तो बाद में आते हैं, एटम्स पहले आता है बेसिकली। तो एटम के बारे में हमने बात करनी स्टार्ट किया था कि एटम क्या होता है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से हमने शुरुआत किया था मैटर के बारे में। मैटर के अंदर हमने जाना कि मैटर जो होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पार्टिकल्स को बेसिकली हम एटम कहते हो। पर वो एटम कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ आप कहाँ सीखते हो, इस चैप्टर के अंदर सीखते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो अगर बात करेंगे तो पढ़ने के हिसाब से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से सुनना है, समझना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ देखना है अच्छे तरीके से, ताकि हर एक कंसेप्ट क्लियर रहे। ओके, एंड कुछ एक लॉजिक रहे, ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ पाओ। देखो अच्छा, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आप चैप्टर्स को रिलेट करते हुए पढ़ो। अगर देखो ध्यान देना, जब एग्जाम में बैठोगे ना, जब अपना पेपर दोगे, चाहे जेई नीट के एग्जाम में क्यों ना बैठो, वहां पर भी पेपर दो, पेपर कभी भी दो, बात ये आती है कि वहां पे केमिस्ट्री पूछी जाती है, चैप्टर नहीं पूछा जाता कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आई, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, हम वहां से क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी भी चैप्टर से हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो किस टॉपिक से है, और ये कब होगा, ये तब हो पाता है जब आप चैप्टर्स को रिलेट करते हुए पढ़ते हो, टॉपिक्स को रिलेट करते हुए पढ़ते हो। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैटर की शुरुआत किया, ठीक है, अभी जैसे मैं बोला ना, लास्ट लेक्चर में हमने मैटर से शुरुआत की, लास्ट जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैटर से शुरुआत किया, उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एटम पर आए। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए पढ़ोगे ना चीजों को, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे एक्जैक्टली पढ़ क्या रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। जब ये दो चीजें आपको क्लियर रहेंगी ना, तो आप हमेशा एक अच्छे तरीके से केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भाई, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, चीजों को समझना, ज्यादा एक लॉजिक बनाना, एक कंसेप्ट बनाना। जब पढ़ोगे ऐसे तो ज्यादा अच्छे तरीके से और एक बढ़िया तरीके से मतलब पढ़ पाओगे। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जो शेयर नहीं किया है, एंड स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए, तो आज वैसे हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो आज हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, उससे आगे का पार्ट, यानी आज हम एटॉमिक मॉडल्स पे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। एटम के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, है ना। कौन सी थ्योरी दी गई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बेसिकली दी गई थी, है ना, ये बेसिकली दिया गया था। ओके, जिसमें ये बताया गया था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो ग्रीक वर्ड एटोमी से लिया भी गया था, है ना। तो वहीं से एटम भी आया था, जो कि डाल्टन ने बताया था। लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे करके और एक्सपेरिमेंट करते गए हम, और एक्सपेरिमेंट करते करते पता चला कि एटम जो होता है वो भी 3 पार्टिकल से मेनली बना होता है, यानी जिनको हमने क्या बोला, जिनको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। ठीक है, और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे ये हम जानते हैं। कौन कौन से पार्टिकल थे, एक तो था मेरे पास इलेक्ट्रॉन, जिसको ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं पूरा नाम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा था मेरा प्रोटॉन, जिसको आप पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हो। और तीसरा था मेरा न्यूट्रॉन, है ना, जिसको आप N0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज थी। हालांकि मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है ना, इसी ऑर्डर में इनको डिस्कवर भी किया गया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कवर किया गया, उसके बाद प्रोटॉन को, फिर लास्ट में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर बात करें, देखो पहली बात तो कैसे किसने डिस्कवर किया था, वो नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसको डिस्कवर किया था जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है। जो प्रोटॉन थे उनको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इनको डिस्कवर किया था चैडविक, एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, उन्होंने असल में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या है बेसिकली इनको डिस्कवर किया। और डिस्कवरी के बाद क्या हुआ था कि अब भाई डिस्कवर करना काफी नहीं रहता भैया ना, आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ती है। तो इन सभी साइंटिस्ट ने क्या हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए इन सभी के ऊपर, एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। तो क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो इस टेबल में आप देखो, देख सकते हो बहुत आराम से कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको जरूर पता होनी ही चाहिए। तो क्या क्या बातें लिखी हुई है एक बार फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये टेबल मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऐसी चीजें आती हैं, लाइक इस टेबल का हेल्प बहुत होगा।
मैं कह रहा हूँ लाइक ये टेबल है ना अपने आप में 5 स्टार टेबल है। 5 स्टार कैसे, क्योंकि आप देखो अपने आप ही समझ जाओगे। ओके देखो यहाँ पर हम उन पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं जो कि एटम के अंदर होते हैं, और एटम केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्टिकल होता है वो एटम ही है बेसिकली। तो उनके अंदर की भी जो चीज़ है वही तो हमारे चैप्टर में पढ़नी है, तो ये तो सब इंपॉर्टेंट है ही। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया देखो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक का सिंबल इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन को पहले वर्ड पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से करते हैं। ध्यान रखना आपको हमेशा जो सिंबल्स बनाने हैं वो स्मॉल बनाने हैं, स्मॉल ई, स्मॉल पी और स्मॉल एन। कैपिटल करोगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए कैपिटल सिंबल्स नहीं होते, स्मॉल सिंबल्स होते हैं, क्योंकि कई बार गलतियां होती हैं लिखते टाइम, ठीक है। इसके अलावा इनका जो चार्ज होता है, किन पे क्या चार्ज पाता है, तो मैं ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन थे वो चार्ज पार्टिकल थे, लेकिन न्यूट्रॉन तो था वो एक न्यूट्रल पार्टिकल था, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता। तो चार्ज जो निकाला गया था वो ये था इलेक्ट्रॉन। देखो अगर बात करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज था वो सिमिलर था, यानी कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई माइनस इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन पी प्लस। यानी कि अगर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज की बात की जाए तो इनका जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम रहता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि वैल्यू क्या होती है 1.602176 × 10 की पावर -19, ये कूलाम चार्ज था, बेसिकली कूलाम में यूनिट थी। एंड प्रोटॉन की वैल्यू भी सेम थी, बस उसका मैग्नीट्यूड तो सेम था देखो बिल्कुल, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया इनके साइन पर, एक नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इस पे जीरो चार्ज बोला गया है। इस पर चार्ज क्या है, ये हमारे कौन सा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं रिलेटिव अगर बात करूं देखो दोनों का एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का अगर चार्ज देखा जाए तो बोला जाता है कि इसका अगर -1 है तो इसका +1 माना जाएगा, इस तरीके से ना रिलेटिव पढ़ना। एंड इसका तो 0 रहना, इसमें कोई चेंज है नहीं। अगर बात करेंगे इनका मास, वो भी केजी में, देखो यहाँ पे केजी में मास भी दिया हुआ है कि भाई सिंपल बात है, अगर पार्टिकल है, आप जानते हो कि भाई फर्स्ट चैप्टर में हमेशा पढ़ते हैं कोई भी पार्टिकल होता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है। तो मास क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का अगर देखना, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो देख लो 9.10378 × 10 की पावर -31, 10 की पावर -31 kg है, बहुत कम होता है ये, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे इस 9 से पहले 31 टाइम्स 0 आएगा, उसके बाद आप एक पॉइंट लगाने वाले हो, तो बहुत छोटा हो जाता है ये। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इनका मास ऑलमोस्ट इक्वल है, हालांकि जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यानी कि देखो कितना रहता है, करीब इतना 1.672776 × 10 की पावर -27, और इसका को थोड़ा सा ज्यादा देखो 1.674 ज्यादा हो गया ना, तो वही चीज है, तो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, हालांकि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरा नंबर याद करना, नहीं, बस आपको अगर डेसिमल वाले जो डिजिट है ना उसमें स्टार्टिंग के बाद आपको 3 नंबर याद रखना है, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 1.602 पूरा इतना नंबर याद ना करके 1.6 याद करना बस, और इसके बाद तो 0 है, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 इतना याद रखना। सेम यहाँ पे 9.1, यहाँ पे 1.67, यहाँ पे 2 तो कर सकते हो ताकि डिफरेंस आपको याद है, ठीक है। तो पूरा मतलब याद मत करना, बस आपको स्टार्टिंग के 3 डिजिट तक याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। और 10 की पावर्स में स्पेशली फोकस रखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज होती है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये चीज थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको काम आएगा क्या, तो स्टेटमेंट ये भी आता है जैसे कि मास का ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो मास ऑर्डर थोड़ा तो ध्यान रख सकते हो, तो मास ऑर्डर स्पेशली पूछा जाता है क्या, तो न्यूट्रॉन का ज्यादा रहता है, फिर आपका प्रोटॉन का, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन का आता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके अगर रिलेटिव अगर मास बोला जाता तो रिलेटिव मास क्या होता, या एएमयू या यूनिफाइड मास की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, तो उसको ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00054 यूनिफाइड मास में बात करें तो, प्रोटॉन का होता है 1.00727 और इसका होता है 1.07867, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाँ न्यूट्रॉन का ज्यादा ही है। और रिलेटिव अगर बात करें अप्रॉक्स तो देखो ये नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल ही हो गया, और ये दोनों ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है ना, तो 0 इलेक्ट्रॉन का मास 0 माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना 0 होता नहीं है, ऑलमोस्ट 0 के करीब है, तो ये मत कहना इलेक्ट्रॉन में वजन ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, पर फिलहाल कैलकुलेशन जब करी जाती है ना तो इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेरेटिवली तौर पर ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये टेबल थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है, इसमें काफी सारी नॉलेज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दी गई, ठीक है। चलिए
अब देखो बात ये आती है कि नॉलेज तो चलो ठीक है हमें मिल गई कि ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि मिलती कहाँ पर है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें ये तो पता है एटम के अंदर कहीं ना कहीं रहेगा, ये तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर रहेगा आप कैसे बता सकते हो कि भाई ये एग्जैक्टली कहाँ पर होने वाला है या किस पोजिशन में रहेगा, कैसे ये रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई उसके अंदर रिपल्शन फोर्स भी लग रहा होगा, या एक से ज्यादा प्रोटॉन होगा तो भी उनमें रिपल्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट और सिमिलर चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा होता है एटम, उसके अंदर ये कैसे कैसे मिलते हैं चीजें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल्स, तब ये कैसे पता चले। तो इनके लिए क्या किया था, दिए गए थे अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स जिनकी हम बात करेंगे। तो आपको अगर देखा तो एटॉमिक मॉडल्स का रोल यही था कि आपको एटम को बताने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए मॉडल्स दिए गए थे, जिससे बताया गया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं और किस तरीके से वो अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 मॉडल्स हैं जो आपके सिलेबस में, और जिसमें देखा जाए सबसे लास्ट वाला मॉडल जो है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो दिया गया था, जो आज के टाइम पे चल रहा है, जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की पोजीशंस एंड जितने भी इनके प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि और भी मॉडल्स दिए गए थे, क्योंकि शुरुआत से कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी थी। सबसे पहला मॉडल दिया गया था थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया गया था। फिर उसके बाद जो मॉडल आया था वो रदरफोर्ड, बेसिकली साइंटिस्ट के नेम ही है, थॉमसन ऐसा नाम था। और क्या नाम था, जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन जिसने डिस्कवर किया था ना, उसी ने बेसिकली सबसे पहला मॉडल भी दिया गया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया था, फिर दिया था नील्स बोर ने अपना मॉडल, और लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया था। अब ये मत बोला क्वांटम मैकेनिकल कोई नाम है, ये मत कर लेना, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली आगे लास्ट में दिया गया था, जो आज के टाइम पे चल रहा है, जो कि आपका जो क्वांटम मेनिया है, जैसे आपने अरे मूवी सभी ने देखी होगी ना, एवेंजर्स, एंटमैन, वहां पर क्वांटम मेनिया, क्वांटम वर्ल्ड, ऐसे वर्ड शब्द बहुत आते हैं ना। तो वो जो क्वांटम वर्ल्ड है वो असल में यहीं से आया है, ठीक है। तो ये आपका उसी बेस पे मॉडल आएगा। तो अच्छे से पढ़ना, थोड़ी मूवी की नॉलेज होगी ना तो समझना और इजी हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग मूवीज तो देखते ही होंगे, एवेंजर्स तो सभी ने देखी ही होगी, हाँ, एंडमैन भी अच्छी मूवी रही है, आई होप सभी ने देखा होगा। तो वो लास्ट का मॉडल उसमें आ जाएगा, लास्ट के मॉडल में उसकी बात तो जरूर करेंगे कहीं ना कहीं। एंड लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मॉडल से, जिससे कि आप एक एक करके समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन असल में मिलते कहाँ पर है एटम के अंदर। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी किसकी, थॉमसन मॉडल की। तो देखो बात क्या था, जो हमारे जे थॉमसन थे जिन्होंने क्या था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उन्होंने बेसिकली ये मॉडल दिया था सबसे पहले, और काफी सोच विचार के किया गया था ये मॉडल, काफी अच्छे तरीके से। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम possess a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed। यानी इन्होंने ये बोला, इन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना, इनके वर्ड्स पे समझना, क्योंकि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि आपको जो एटम होता है ना, वो असल में एक स्पेरिकल शेप, एक क्या होती है, बॉडी होती है, इस तरीके से हमने बोला, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन्होंने ये बोला। और इन्होंने ये बोला द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in such a manner as it gives the almost stable electrostatic arrangement। तो इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो एक प्रॉपरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका अरेंजमेंट होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज के बीच का, वो इसमें देखने को मिलता है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो थॉमसन ने देखो मॉडल कब दिया था, पहले बात ये ध्यान रखो, थॉमसन ने जब मॉडल दिया था ना, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की जैसे इसने डिस्कवरी की, उसके तुरंत बाद ही इसने मॉडल दिया था। हालांकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर किए गए थे, तो इसके टाइम तक ध्यान रखना इसने, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन ही बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाद में आए ना, तो इसने क्या बोला था कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानता हूं, तो उसी के बेसिस पे इसने क्या किया, अपना मॉडल देना स्टार्ट किया था। इसने बोला कि देखो सिंपल चीज है कि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, अब कोई एटम स्टेबल कब रहेगा, जब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, है ना। तो इसने बस ये बोला, इसने प्रोटॉन के बारे में ये नहीं जानता था, इसने बोला कि मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव चार्ज का कोई स्पेयर रहेगा और उसके अंदर क्या रहता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, इसने ये चीज बोली। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर क्या, देखो ये तो मेरा क्या स्पेयर हो गया, स्पेयर के अंदर देखा तो हर जगह पर क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज है, पर इसके अंदर ये तो सर्कल बन रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या मेरे यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से क्या किया, अपना मॉडल दिया। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही थे, तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो जो आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स था वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा था, और आपका जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन रहा था, क्योंकि एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, ये चीज हमेशा से चलती आई थी, और ये इन्होंने ध्यान रखा था। तो इन्होंने यही बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है कहीं ना कहीं, तो बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बोला, इसको पता नहीं था प्रोटॉन, पर इसने होशियारी से क्या बोला कि भाई पॉजिटिव स्पेयर रहेगा, और उसके अंदर
क्या रहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के जो चार्ज है वो बराबर हो जाएंगे, तो ओवरऑल मेरा एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही वाली बात आपके सेकंड लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज इट गिव्स द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और मोस्ट स्टेबल कब रहता है, जब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल रहता है, यानी कि आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता। तो ये वाली बात थी जो हमारे जे जे थॉमसन ने कही थी। हालांकि इस मॉडल की बात करेंगे तो और भी नाम थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो ध्यान दो, ये जो मॉडल है इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे इसे प्लम पुडिंग मॉडल या इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे नेम इसके फेमस है, जैसे कि क्रिसमस केक मॉडल या रेजिन मॉडल, ये भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी दिखने में कुछ ऐसा, जैसे देखो यहाँ पर देखो वाटरमेलन असल मैंने बना के रखा हुआ आपके लिए। तो क्या आपके पास देखो वाटरमेलन में क्या होता है, एक रेड पार्ट होता है और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं, है ना, सीड्स होते हैं। तो रेड पार्ट तो ऐसे मानो जैसे कि क्या है आपके प्रोटॉन्स, और जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का वर्क कर रहे हैं। यानी ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये तो क्या है मेरा, ये तो मेरा प्रोटॉन, और ये तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। ये तो क्या है, पॉजिटिव पार्ट। जैसे कि हमारे जो थॉमसन कह रहा था ना, वो पॉजिटिव पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका रेड पार्ट, ठीक है। और जो आपको ये सीड्स दिख रहे हैं, ब्लैक सीड्स, ये तो क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से इसने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूजे में या आपके वाटरमेलन के अंदर होते हैं, सेम उसी तरीके से क्या होता है, मेरे पॉजिटिव स्पेयर के अंदर क्या होता है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसे कंपेयर किया गया, इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या इसे प्लम पुडिंग मॉडल या इसे क्रिसमस केक भी बोला जाता है। जैसे क्रिसमस केक में क्या होता है, चेरी लगाई जाती है ना, सेम वैसी इस तरीके से क्या है, इसकी बात की गई थी। ओके इसके अलावा देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एटम क्या होता है, एटम इज स्फेरिकली शेप। ध्यान रखना, ये बात थॉमसन ने सबसे सही कही थी, सबसे शानदार लाइन, क्योंकि आप एटम की शेप नहीं बता सकते कि वो स्क्वायर होने चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए या किसी अदर शेप में होना चाहिए, मतलब है ना, समझ लो ना, ओवल शेप में आना चाहिए, तो वो नहीं पता थी। लेकिन थॉमसन ने सबसे पहले बोला था कि एटम स्फेरिकली शेप होता है, और बाद में जितने भी मॉडल्स दिए गए थे ना, इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया था कि आपके पास एटम को हमेशा स्फेरिकली शेप ही माना गया। और एक चीज नोटिस करना कि जितनी भी ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपको स्फेरिकल शेप में ही मिलते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल की बात, जैसे कि अगर प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब देखा क्या स्फेरिकल शेप में होते हैं। अगर आप बबल भी बनाते हो ना, तो वो हमेशा स्फेरिकल शेप में बनता है। पता है ना क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर जो ओवरऑल सरफेस एरिया वो सबसे कम हो जाता है और ऐसे में स्टेबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए थॉमसन ने बोला कि एटम क्या स्फेरिकली शेप होना चाहिए, वरना वो कोई और शेप भी बता सकता था, पर हमें क्या चाहिए कि एटम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एटम रहेगा भी। तो इसलिए इसने कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में भी रखा और बताया कि भाई एटम को स्फेरिकल शेप होना चाहिए। और यही बात आगे रदरफोर्ड या नील्स बोर या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आज के टाइम पे चल रहा है उसमें भी इस बात को ध्यान में रखा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। ओके इसके अलावा देखो क्या था, इन्होंने एटम के रेडियस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया कि जो एटम की जो रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ये क्या 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्या बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर की। यानी कि अगर बात करें एंगस्ट्रॉम क्या होगा, एंगस्ट्रॉम असल में क्या है, एक डिस्टेंस का एक यूनिट होती है और उसका रिलेशन मीटर के साथ क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन को ध्यान रखना, यानी इससे एक आइडिया मिलेगा कि यार जो एटम है वो कितना छोटा हो सकता है, क्योंकि वो 10⁻⁻10 मीटर की उसका रेडियस है उसका, समझ रहे हो। तो बहुत छोटा मतलब इसका साइज हो सकता है। तो एक अराउंड आइडिया दिया इन्होंने कि साइज क्या हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एटम है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा था। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल पॉजिटिव और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इक्वल होता है, तो जो मेरा एटम है वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पर काफी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता। तो बिल्कुल सही बात है जो हमारे थॉमसन ने कहा था। लेकिन देखो बात वही है कि इसकी भी ड्रॉबैक तो थी। इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि पहली बात तो नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि इसने चीज बोली। देखो ध्यान देना कि आपके जो थॉमसन ना उसने सब कुछ केवल बोला था, थियोरेटिकली बोला और केवल बोलने की बात थी, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ प्रूफ नहीं किया, ठीक है। यानी बस कि हाँ बस मैंने कह दिया, आपको मानना है तो मान लो, नहीं तो मेरे कहने में कोई जा नहीं रहा। तो थॉमसन ने बस इतना कहा, उसने बस कहने का काम किया था, पर उसने एग्जैक्टली एटम के बारे में प्रॉपरली बता नहीं पाया, लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ दे या ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने बस एक बातें बता दी कि ऐसा ऐसा चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये कहने के अपने में ड्रॉबैक भी बन गए, क्योंकि आप प्रॉपरली जब तक स्टेबिलिटी बता नहीं सकते अच्छे तरीके से, हम कैसे मान लें आपका मॉडल सही है। तो ये बातें तो काफी अच्छी तरीके से बताई थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं बताया, सब कुछ केवल थियोरेटिकली बता के रह गया, ठीक है। तो ये चीज था। तो कहीं ना कहीं इसकी ड्रॉबैक भी कहीं ना कहीं बन जाती है। ओके अब इसी चीज को देखो आगे धीरे धीरे करके और भी मॉडल्स दिए गए जिसमें से और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जिसमें मेरा कौन सा था नेक्स्ट मॉडल, वो था मेरा रदरफोर्ड मॉडल, जो बाद में आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसलिए इनका मॉडल काफी अच्छा माना भी गया, ठीक है। रदरफोर्ड का ध्यान रखना, ये प्रॉपर्ली एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। थॉमसन का मॉडल क्या था, केवल एक प्योर थियोरेटिकल मॉडल, लेकिन आपका रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। तो क्या था इसकी बात है, एक बार थोड़ा देख लो। तो रदरफोर्ड जो थे एंड उनके जो स्टूडेंट्स थे, क्या नाम था उनका नाम भी जान लेते हैं,
हैंस गिगर एंड अर्नेस्ट मेंडलसन। बेसिकली ये आपके दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या किया था, इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फिल्म बाई अल्फा पार्टिकल। देखो ये जो सिंबल लिख रहे हैं ना, आपको सिंबल लिखा होगा अल्फा, ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको अल्फा पढ़ा जाता है। ये बेसिकली क्या है, एक टाइप के पार्टिकल का नेम होता है, ठीक है, जिसके हम आगे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी आपको ये बात पता होना चाहिए वैसे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, और ऐसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी नॉलेज रहे और आप कभी भटको नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या, बस मोटा मोटा मैं बताऊं पहले, तो इन्होंने ये किया था कि इन्होंने गोल्ड की बहुत ही पतली सी फिल्म ली थी और उस पर ये जो अल्फा पार्टिकल जिसकी बात की जा रही है ना, इसको बॉम्बार्ड करवाया था। और उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस देखिए, कुछ कंक्लूजन निकाले और अपने रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। ओके, इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो काफी फेमस है, इसको रदरफोर्ड्स फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में देखने तो बहुत पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप जेईई नीट की तैयारी करते हो तो वहां पर भी इसका क्वेश्चन देखने को बहुत मिल जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल के एग्जाम तो चाहे बोर्ड्स के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एटम के लिए इसने काफी सारी अच्छी बातें बताई, जो आई थिंक थॉमसन ने तो केवल बोल के बताया, इसने करके भी दिखाया। तो ये काफी अच्छा मॉडल दिया गया था, ठीक है। अब हम पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे हमारे अल्फा पार्टिकल की, ये क्या था। तो अल्फा पार्टिकल मैं बता दूं आपका कि जो अल्फा पार्टिकल जो होता है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो है, इसको कहा जाता है आपका क्या, ये बेसिकली एक हीलियम जिसपे क्या +2 चार्ज हो, ठीक है। मैं क्या बोला, एक हीलियम एटम जिस पर क्या +2 चार्ज हो, उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हीलियम +2 आयन को बेसिकली आप अल्फा पार्टिकल कहते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हो। हालांकि धीरे धीरे करके इसकी और बातें भी बताने को मिलेंगी, तो हम धीरे धीरे करके इसके बताएंगे भी, लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये चीज ध्यान रखना कि हीलियम के जो आपका हीलियम +2 आयन जो है, इसी को अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखो, अब बात करें हमारा एक्सपेरिमेंट था क्या, अब वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट समझो कि इन्होंने एक्जैक्टली पूरा सेटअप क्या बनाया। तो वो सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है, और ये सेटअप समझ जाओगे ना, पूरा आपका जो मॉडल था वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, और कंक्लूजन शायद रदरफोर्ड ने दिए होंगे, लेकिन आप भी एक ही बार में कंक्लूजन दे पाओगे। तो क्या था, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरफ से पहले लिया एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का सोर्स का मतलब क्या, कि यहां से क्या अल्फा पार्टिकल्स निकलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आपको टारगेट क्या, आपका मन को करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्फा पार्टिकल चाहिए आपको, वो कहीं से आएंगे और गोल्ड की फिल्म पर टकराएंगे, और आपको उसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशंस करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करा उन्होंने ये सेटअप बनाया। इन्होंने क्या लिया, एक तरफ से एक सोर्स से लिया, सोर्स यानी कि जहां से आपको अल्फा पार्टिकल मिलने वाले हैं, और बीच में क्या लगा दिया, एक लेड की प्लेट बना दी, जिसमें बीच में एक होल कर दिया। ये क्या है, एक होल क्यों बनाया गया, होल इसलिए बनाया गया ताकि आपको एक सिंगल लाइन में, एक स्ट्रेट रे के फॉर्म में आपको अल्फा पार्टिकल्स मिले। सिंपल बात है, यहाँ से पार्टिकल अगर निकलेंगे तो वो तो अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, है ना, बहुत सारी डायरेक्शन में, लेकिन हमें एक स्ट्रेट बीम चाहिए। तो उस बीम के लिए क्या किया गया कि लेड की प्लेट बनाई और उसके बीच में एक होल कर दिया, जिससे आपको सिंगल स्ट्रेट बीम मिल जाएगी। एंड जो अदर पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या है, इस लेड की रेस्ट सरफेस से टकरा करके रुक जाते, तो इससे कि आपको एक अच्छी बीम मिल सकती थी, और ये काफी अच्छा करा उन्होंने। और तो यहाँ पर क्या कि ये रही मेरी गोल्ड की फिल्म जिस पर इन्होंने से बॉम्बार्ड करवाना चाहा, लेकिन साथ में ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई आपके आसपास क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया, इन्होंने लिया एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। इन्होंने क्या लिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे बात करेंगे तो इन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS की कोटिंग करी। किसकी कोटिंग करी, ZnS की, जिंक सल्फाइड। और ये क्या, ये बेसिकली एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिसपे कोई भी पार्टिकल टकराता है तो क्या ये तुरंत लाइट देता है। क्या समझ है कि अगर इस पर कोई भी पार्टिकल टकराएगा, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसके कांटेक्ट में कुछ भी आ जाएगा, तुरंत वहां पर आपको चमक मिलेगी, लाइट देखने को मिलती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आपका कोई पार्टिकल कहां से कहां टकराने वाला है, या उसका पाथ पता करना थोड़ा ईजी हो जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले क्या था, उन्होंने सेटअप किया था। ओके, अब देखो हुआ क्या था, इन्होंने ये देखा कि जैसे इन्होंने सेटअप को ऑन किया, लाइक वहां से सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हुए, तो वो कई डायरेक्शन में गए। पहले तो क्या हुआ, वो अलग अलग डायरेक्शन में गए, लेड की जो आपका जो प्लेट थी उसमें होल से जो पार्टिकल निकल गए, उससे आपको क्या मिल, सीधी सीधी एक बीम मिल गई, ठीक है। रेस्ट पार्टिकल क्या हुआ, वो इस जगह टकरा के रुक गए, वो बीम आई और वो इस गोल्ड की प्लेट पे टकराई, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, स्कैटरिंग देखने को मिली। स्कैटरिंग यानी कि आपके पार्टिकल्स यहां तक आए एंड फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कई पार्टिकल सीधे भी निकले, कई पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो इस टाइप की क्या है चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो ये क्या था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तभी तो देखो नाम क्या बोला गया, रदरफोर्ड का फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड की बहुत ही पतली फिल्म, और इसकी जो विड्थ थी मैं बता दूं ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर की थी, कितनी थी, ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर की, और ये बहुत ही ज्यादा कम थी, बहुत ही कम
लाइक बहुत ही पतली फिल्म इन्होंने यूज की गोल्ड की, एंड उस पर जब स्कैटरिंग जब इन्होंने बॉम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल्स को, तो उनको स्कैटर्ड होते हुए इन्होंने देखा। तो ऐसे एक ऑब्जर्वेशन को देखने को मिला। तो उसके बेसिस पे इन्होंने काफी कंक्लूजन भी निकाले। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि इस तरीके से देखो, आप देखो इस डायग्राम में देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कैसे। देखो ये तो देखो यहाँ पर ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये तो क्या मेरे गोल्ड के पार्टिकल्स, ये क्या मेरे गोल्ड पार्टिकल्स, जो बेसिकली क्या है मेरा एटम है। असल में गोल्ड का पार्टिकल होगा तो वो तो एटम ही रहेगा ना बेसिकली। तो ये तो क्या है मेरे गोल्ड के एटम्स बेसिकली दिए हुए हैं। हालांकि रदरफोर्ड नहीं जानता, पर उसको इतना तो पता ही है ना कि भाई गोल्ड अगर होगा वो एक मैटर है तो उसमें एटम से मिलकर वो बना है। तो ये तो क्या हुआ, ये उन्होंने बताया कि इसमें सर्कल शेप है, जैसे कि मेरा जो थॉमसन ने जो बोला था कि सर्कल शेप होनी चाहिए एटम की, तो वो इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये आ रही है इस साइड से, ऐसे करके क्या आपकी बीम आ रही है। ठीक है, अब होने वाला क्या है, देखो सिंपल बात है, डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है। देखो ज्यादातर पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल रहा है, आपको देख रहे होंगे, जैसे ये पार्टिकल था सीधा निकल गया, ये सीधे निकल गए, ये सीधे निकल गया। तो मोस्टली पार्टिकल तो क्या हुए, सीधे सीधे निकल गए बिना किसी चेंज के। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे तो डिफ्लेक्ट भी हुए। ठीक है, कुछ पार्टिकल क्या हुआ, जैसे ये वाली रे देखो, ये वाली रे, ये देखो डिफ्लेक्ट हो गई है ना, तो ये क्या डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, या फिर ऊपर या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इस सब से चीजें देखने को मिली थी ने। ठीक है, और कुछ और ऐसा भी देखने को मिला कि 20,000 ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने बॉम्बार्ड करवाए थे, और उनमें से अगर देखा गया था कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस लौट गया। यानी उन्होंने ये देखा कि एक पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस भी लौट गया। चलो मैं कहाँ शो करूँ, चलो मैं यहाँ शो करता हूँ, यूं गया और यूं ही वापस आ गया उल्टा, बिल्कुल 180 डिग्री पर उसे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यानी यहाँ पर देखो तीन चीजें देखने को मिली। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हम देख सकते हैं, हमें ये देख पाए कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। नंबर एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, जैसे आप देख सकते हो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, और इन 20,000 ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे 180 डिग्री एंगल पे अपोजिट चल दिया। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली, क्योंकि डिफ्लेक्शन अगर होता भी तो मैंने मान लिया, लेकिन वो तो आगे ही जानी चाहिए ना पार्टिकल, उल्टा कैसे आ गया पार्टिकल। ये कुछ ऐसा बोला गया कि जैसे कि आपने तोप तो सभी ने देखी होगी ना, जो बॉम्बा जब राजा महाराजा के टाइम पे तोप चलाई जाती थी तो क्या होता था कि तोप से आप क्या दरवाजे गिरा देते थे, महल तोड़ देते, बहुत सारी चीजें होती थी है ना, लाइक फाइट होता है, वॉर होता है, ये सब होता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा देखा गया, लाइक इस एक्सपेरिमेंट का वहां से पता है कैसे कंपेयर करोगे कि तोप का गोला चलाया गया और वो बहुत तेजी से चलाया गया, काफी दूर तक वो चला, एंड जब वो टकराने वाला था तो बस एक आदमी ने एक कागज पकड़ लिया और वो तोप का गोला उस कागज से टकरा गया एंड वापस चला गया। तो कुछ ऐसी चीज देखने को मिले, पतले से कागज ने, जैसे लाइक तोप का गोला आया एंड कागज आपने पकड़ रखा है। अब नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो सीधा सीधा कागज तो बचा नहीं पाएगा, लेकिन इस बार क्या हुआ, उस कागज ने बचा लिया, उस आपने यूं पकड़ के रखा, गोला आया और वो वापस चला गया। तो कुछ इस तरह की चीज हो गई जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है। तो ऑलमोस्ट वैसे सेम इम्पॉसिबल जैसा फील यहाँ पर जो है रदरफोर्ड को देखने को मिला जब 180 डिग्री एंगल पे आपका डिफ्लेक्शन हो गया था, क्योंकि नॉर्मली पार्टिकल्स आगे जाने चाहिए डिफ्लेक्शन के बाद ही, वापस नहीं आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, आपको सीधे सीधे आ रहा है बहुत पावरफुल एनर्जी से और वो वापस लौट जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। तो वही चीज थी जो रदरफोर्ड को इन्हें की परेशानी की। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो बनाई उसके बेसिस उन्होंने कुछ कंक्लूजन देखे। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या बताया इस बेसिस पे, तो बहुत ध्यान से देखना एक एक कंक्लूजन। इन्होंने बोला पहली बात तो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ना उसका जो मोस्टली स्पेस है वो कहीं ना कहीं वो खाली होना चाहिए, उस पर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों बोला गया, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या कि मोस्टली जो जगह एटम की खाली होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर जगह में कुछ चीज भरी होती है तो वहां पर तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता ना, लेकिन यहाँ पर तो क्या मोस्टली तो पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, यानी कि एटम की मोस्टली स्पेस जो है वो खाली रहती है। ठीक है, वो एम्प्टी रहती है। दूसरा ने क्या बोला, अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट भी हुए थे, जैसे मैंने बोला था। इसका मतलब क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने ये बोला, देखो जहाँ पे जो ब्लैक जो आपको डॉट दिख रहा है ना इसके अंदर, ये क्या, ये ब्लैक डॉट बेसिकली वो जगह थी जहाँ पर हमारा मोस्टली जो पॉजिटिव चार्ज जो रहता है किसी भी एटम का वो यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन पता है कब हो रहा था, सिंपल चीज, आप लॉजिक लगाओ कि आपके पास अल्फा पार्टिकल था जिसमें मैंने बताया वो हीलियम पर +2 चार्ज होता है ना, तो +2 चार्ज यानी कि आपका अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। और डिफ्लेक्शन कब होगा, डिफ्लेक्शन तभी होता है, आपको पता है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वही क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, है ना, क्योंकि उनके
उसके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो यानी कि एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स जगह पर कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज इन्होंने कही थी, क्योंकि डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी हो सकता था। तो इसके बेसिस पे रिपल्शन हुआ और रिपल्शन के बेसिस पे कहीं पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस बेसिस पे क्या था, इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कुछ एक छोटी सी जगह पर उस एटम के अंदर होना चाहिए। ये दूसरा इन्होंने कंक्लूजन बताया डिफ्लेक्शन के बेसिस पे। और कैलकुलेशन इन्होंने करी, इन्होंने कैलकुलेशन किया बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द, अब तो हाँ यहाँ पे एक चीज और, एक छोटी चीज और ऐड कर लो कि देखो यहाँ पर क्या, थर्ड पॉइंट से पहले एक बात और, क्योंकि थर्ड पॉइंट में वर्ड आने वाला है। इन्होंने बोला था कि देखो ये जो छोटा सा जो एरिया है ना जहाँ पर इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। इस जगह को क्या बोला गया, इस जगह को बोला गया न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हो जहाँ पर क्या सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसको बोला गया न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वाली बात थी। और इसके अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी करा कि कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बनाया जिसके बेसिस पे ये बताया गया कि यार आपका जो न्यूक्लियस होता है, यानी से एटम की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है, यानी न्यूक्लियस की बात करेंगे और आपका जो एटम है, अगर इन दोनों के साइज को मैं कंपेयर करूं तो एटम का साइज जो है वो आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइज एटम के रेस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास क्या है, क्रिकेट बॉल है और आपने उसको बहुत बड़े स्टेडियम के एकदम सेंटर में रख दिया, इतना साइज का कंपैरिजन कर सकते हो आप ऐसे, ओके। कि एटम तो बहुत ही बड़ा हो गया और एक छोटी सी बॉल अगर मैं स्टेडियम के रेस्पेक्ट में देखूं कितनी छोटी हो जाएगी। सेम वैसे ही क्या होता है, मेरे एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये वाली बात है जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे, ओके। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर थे। अब इसी के बेसिस पे क्या था, फिर इन्होंने अपना मॉडल भी दिया। तो मॉडल क्या दिया गया था उसकी बात हम थोड़ी समझते हैं, क्या क्या मॉडल इन्होंने एग्जैक्टली दिया और क्या क्या बातें बताई गई, ठीक है। तो इन्होंने बोला पहली बात तो द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज densely concentrated in extremely small region and this very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford। तो जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस बेरी एटम का वो सबसे छोटा सेंटर होता है जिसमें क्या होता है हमारे पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और मोस्टली जो मास होता है वो आपके उस छोटे से रीजन में देखने को मिलता है जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो यानी यहाँ पर एक नया वर्ड डिस्कवर जरूर हुआ, न्यूक्लियस, ओके। तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वाली बात रदरफोर्ड ने बताई थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाएगा, रदरफोर्ड को दिया जाएगा, ओके। इसके अलावा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब तो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की बात तो हो चुकी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोजा जा चुका है, तो भाई रदरफोर्ड को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने मॉडल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स की बातें करी, तो उसने करी भी। इसने बोला कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। यानी इसने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है, देखो उस पर क्या बोला, न्यूक्लियस पे तो है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखने वाले हो। तो इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सोलर सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपके बीच में तो सन होता है और सन के चारों तरफ क्या होता है, आपके जो अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। सेम तरीके से मेरा जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं और उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स बोला गया था, ओके। ये चीज थी। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system, जैसा मैंने बताया, as nucleus play the role of the sun and the electrons play the role of the planets। तो वो वाली बात थी। एंड लास्ट क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर देखो न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके बीच में कौन सा चार्ज कौन सा फोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाली बात थी जो हमारे किसने गई थी, रदरफोर्ड ने गई थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने अपना मॉडल दिया था। और फिर चाहो तो आप ऐसे देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके से एक आइडिया लगाया गया। देखो इसमें अगर देखें ना तो इसमें वैसे प्रॉपर्ली बता दिया गया है तो कि देखो बीच में तो क्या आपका ये न्यूक्लियस है, छोटा सा जो एरिया है ये तो मेरा न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर देखो ये रहे मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है बेसिकली मेरे इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। हालांकि आज के टाइम पे धीरे धीरे आपको और भी पता चलेगा, जैसे जैसे और डिस्कवरी हुई ना, फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब डिस्कवर किया गया था तो यही बताया गया था कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो असल में इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ये बात आ चुकी थी धीरे धीरे करके, जैसे बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये बताया गया कि आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ पर है, वो तो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा मेरा न्यूट्रॉन और यहीं पर क्या है मेरा प्रोटॉन। तो ये हमें कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल के आधार तक पता चल चुका होता था,
ठीक है। तो ये बेसिकली बात है। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ गया, देखो आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही बोला। क्यों, क्योंकि मेरा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए आपके न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर देखें तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो किससे आ रहा है, वो मेरे प्रोटॉन की मदद से आ रहा है, ठीक है। तो यही बोला गया ना, द पॉजिटिव चार्ज कहां पर मिला, न्यूक्लियस के अंदर। एंड वो क्या बोला, मोस्ट ऑफ द मास। इसने ये नहीं बोला कि कंप्लीट मास आपका न्यूक्लियस मिलता, नहीं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन भी तो है ना, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो है नहीं, वो तो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जो कुछ मास था वो आपके न्यूक्लियस के बाहर भी है, ठीक है। और मोस्टली मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपका जो ज्यादातर जो मास पार्टिकल है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो ये तो क्या है आपके न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स का वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है लगातार। तो ये बेसिकली बात है। इस टाइप से एक आइडिया बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो आपको आई होप सभी को एक अच्छा आइडिया मिल रहा होगा इससे। अब बात करते हैं इसके थोड़े से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या क्या, पहले बात तो जैसे कि इस मॉडल का नाम, दूसरा नाम क्या था, इसको प्लेनेटरी मॉडल। अगर बात करेंगे इस मॉडल को आप प्लेनेटरी मॉडल एंड सोलर मॉडल के नाम से भी जानते हो, अकॉर्डिंग लाइक कंपेयर किया गया ना सोलर सिस्टम से, इसलिए। इसके अलावा देखो इन्होंने प्रॉपर्ली कैलकुलेशन किया, जैसे हमें बताया, तो इन्होंने एटम एंड जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस की कैलकुलेशन किया। इन्होंने बताया कि जो एटम जो होता है उसकी जो रेडियस होती है ना वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है। किस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 की, ठीक है। एंड आपका जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक आइडिया भी दिया। एंड इसके अलावा देखो इन्होंने एक और फॉर्मूला भी दिया। क्या, इन्होंने न्यूक्लियस की रेडियस के लिए भी फॉर्मूला दिया। इन्होंने बताया कि जो भी रेडियस होता है किसी न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, वो R0 इंटू ए की पावर 1/3 के इक्वल होती है। R0 क्या है, वो बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 ये होती है, और यूनिट मीटर चाहो तो लिख सकते हो, मीटर ही होती है। एंड ए क्या है, ए है बेसिकली मेरा एटॉमिक मास। ए क्या है मेरा, ए बेसिकली होता है मेरा क्या, एटॉमिक मास। यानी कि आपका जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो बेसिकली एटॉमिक मास के पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आप R0 लगाते हो। तो ये वाली बात थी, ठीक है। शुरुआत आप क्या होता है, ऐसे भी कह सकते हो कि आप ऐसे भी बोलते हो कि आर रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। अब भाई है ना कि अगर भाई प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल के साइन को लगाओगे और कांस्टेंट लगाओगे, तो कांस्टेंट ये लगाया गया इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज सेम। इन्होंने एक लाइन ये भी कहा कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूंगा तो जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनकी जो डेंसिटी होगी वो सभी की सेम रही, कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये कुछ बातें थी उन्होंने स्पेशली जरूर कही थी अलग से कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। और ये कुछ ऐसा पॉइंट्स भी है जो स्पेशली आपके जेईई नीट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके चलिए, लेकिन वही वाली बात है भाई, यहाँ पर भी क्या ड्रॉबैक्स तो आनी थी, सब कुछ रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया। अगर यही सब कुछ बता देता तो हमें आगे के मॉडल्स पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन कुछ चीजें थी जो ये नहीं बता पाया अच्छे तरीके से। क्या क्या नहीं बताया, पहली बात तो भाई नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी आपके एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाया। और सवाल है ऐसा कैसे, देखो समझो, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मेरे पास बीच में तो क्या न्यूक्लियस है जिसमें मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, कहीं ना कहीं, एंड मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या चारों तरफ लगातार ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, एक रफ आइडिया के तौर पे, है ना। इस तरीके से बात हो रही है। अब देखो बात ये है कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होने वाला, अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, है ना। यानी देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है मैंने माना, पर इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो देखो लगातार चक्कर लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज करना चाहिए, है ना। अगर समझो सिंपल बात है, जैसे आप लगा, जैसे मान लो आप हो, मैंने ऐसा बोला कि एक ग्राउंड मैंने दे दिया, इस ग्राउंड को चक्कर लगाना शुरू करो, तो अब क्या करोगे, आपने स्टार्टिंग में तो चलो हमें पावर रहेगी, आप अच्छे तरीके से भागोगे, ठीक है, चक्कर लगाओगे, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, आपकी पावर भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सिंपल बात है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है यार, एनर्जी कंज्यूम होगी तो आप थकोगे, धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम पर आएगा और आप आकर के बैठ जाओगे और आराम से रुक जाओगे, है ना। अगर सेम बात है, अगर इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में ये एनर्जी रिलीज करना चाहिए, ये करने चाहिए एनर्जी को, इसको लगातार कंटिन्यूअस वे में रिलीज करना चाहिए, ठीक है। यानी एनर्जी रिलीज किस में होनी चाहिए, कंटिन्यूअस वे में, कंटिन्यूअस वे में क्या है, ये एनर्जी को रिलीज करना चाहिए, यानी लगातार, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एक टाइम पे आएगा कि एनर्जी इसकी कम होती जाएगी और साथ में अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, न्यूक्लियस उसे लगातार अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो धीरे धीरे करके इसका जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, वो छोटा होता चलना चाहिए और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाएंगे तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब
दोनों को खत्म कर देंगे। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, प्रोटॉन खत्म हो जाएगा, तो आपका एटम भी नहीं होना चाहिए। यानी एटम इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसे में तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आपके नेचर में आज तक कोई ऐसा एटम नहीं है जो खत्म हो चुका हो, ऐसा कुछ नहीं था, हम सब अभी भी हैं, ठीक है। वरना हम लोगों का एग्जिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, हम भी कैसे बने, एटम से। अगर एटम ही नहीं बचता तो हमारा भी अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो ये स्टेबल कैसे हो पा रहा है तरीके से, अगर आपने मॉडल दिया तो वो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे नहीं आ पा रही, तो ये क्या इसका ड्रॉबैक बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं बता पाया, नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज। हमें इसने ये तो बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है, ठीक है, माना, लेकिन भाई इसकी एनर्जी क्या होगी या ये इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस टाइम पर कहाँ होगा, तो ये चीज़ हमें आप बता ही नहीं रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे ये भी इसकी क्या दूसरी ड्रॉबैक बन जाती है। इसके अलावा वाई वी गेट डिसकंटिन्यूअस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो अगर बात करें हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है ना, जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है, जैसे अगर मैं बात करें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की, आप जानते हो इसके पास एक प्रोटॉन होता है एंड इस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हमारे पास क्या एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के लिए लगातार चक्कर लगाना चाहिए। तो वही वाले पता है सबसे सिंपलेस्ट अगर एटम की बात करें तो वो हाइड्रोजन ही है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट करना आसान था। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को ध्यान दिया कि काम कर, चलो हाइड्रोजन पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, आपके मॉडल है हाइड्रोजन पे टेस्ट करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही होता है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ईजी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया इसके लिए, तो वो जो स्पेक्ट्रम मिला ना वो आपको कंटिन्यूअस ना मिलकर के आपको डिसकंटिन्यूअस मिला था। यानी यहाँ पे क्या मिला, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है वैसे आपको पता है थोड़ा सा, जैसे कि मैं रफ आइडिया देता हूँ, जैसे कि रेनबो होता है वो क्या कलर्स का स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे क्या होता है एनर्जी है वो लगातार, या कलर्स है वो लगातार प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी कंडीशन को आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। अब कलर्स भी क्या है, कलर्स भी असल में एक टाइप की एनर्जी तो होती है, वो भी तो क्या लाइट्स होती है, और लाइट एनर्जी होती है, तो वही वाली बात थी। तो यहाँ पर ये बोला गया, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ऐसे में वो एनर्जी लगातार रिलीज कर रहा है, कंटिन्यूस वे में कर रहा है। तो अगर इस एनर्जी का अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाना चाहूँ तो वो आपको कंटिन्यूस मिलना चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो वो आपको डिसकंटिन्यूस देखने को मिला, ऐसे लगातार ना मिलकर के आपको टुकड़ों में मिला। इसका मतलब ये निकाला गया कि आप जो एनर्जी रिलीज करवा रहे हो, जो बोला है कि कंटिन्यूस वे में एनर्जी रिलीज होनी भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा था, वो लगातार भी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, वो टुकड़ों में रिलीज कर रहा है। यानी उसने रिलीज करी एनर्जी थोड़ी सी, फिर रुक गया, फिर एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया, फिर रुक गया, फिर रिलीज करी, फिर रुक गया। तो इस टाइप से आपको क्या है स्पेक्ट्रम देखने को मिला। अभी कंटिन्यूअस ना होकर के आपको ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा था, ये भी अगेन रदरफोर्ड नहीं बता पाया, क्योंकि बहुत ही अजीब चीज होगी ना, लाइक अगर एनर्जी निकलनी भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है तो लगातार निकाले, ये टुकड़ों में एनर्जी क्यों निकाली जा रही है, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम आपको डिसकंटिन्यूअस मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज भी चीज है जो हमारा रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। ओके, तो ये था हमारी क्या ड्रॉबैक्स। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे रदरफोर्ड नहीं बता पाया, लेकिन वही वाली बात है किसी की कमी कोई आगे जाके दूर करेगा, और इन्हीं कमियों को आगे जाके नील्स बोर ने भी दूर किया था। ओके, क्या सभी को, चलिए अब थोड़ा सा क्विज देख लेते हैं, क्विज करना इंपॉर्टेंट और यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्विज क्या है मेरा, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू 125। क्या बोला गया आपको, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा मैं लाया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या आपके पास कि आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आपको न्यूक्लियाई की रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है बेसिकली, और यहाँ पे आपको क्या दिया, उसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है जो कि 125 है, ठीक है, और आपको R0 की वैल्यू भी दी हुई है, तो वहां पर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि देखो अगर मैं आपको बताया रदरफोर्ड में हमने बात करें तो हमने एक फॉर्मुला देखा था, रदरफोर्ड ने प्रॉपर्ली बताया था कि आपका जो एटम है एंड जो आपका न्यूक्लियाई है उनके बीच में रेडियस का क्या रिलेशन रहता है ना, और फॉर्मुला भी दिया। तो उसी फॉर्मुले का बस आपको यूज करना और इसका आंसर देना, बहुत ईजी है, सभी लोग ट्राई जरूर करना अच्छे तरीके से। एंड एक तरफ आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूंगा, देखते हैं क्या हमारा आंसर निकल के आता है। तो देखो फॉर्मुला तो मुझे याद है अच्छे तरीके से, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। आई होप आप सभी को भी ये बात याद रही होगी कि आपका जो रेडियस होती है वो आपके एटॉमिक मास की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए लगाते हैं इक्वल एंड साथ में कांस्टेंट। तो क्या निकल के आता है, मुझे रेडियस निकालनी है, क्या हो जाएगा, तो 1.3 R0 की वैल्यू मैं रख सकता हूँ जो दी हुई है इंटू 10 की पावर -15 इंटू में ए क्या दिया हो 125 जो एटॉमिक मास नंबर है उसकी पावर 1/3। बस इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, वैसे मीटर में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -15 इंटू में हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 होता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 6.5 है ना, इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा,
तो अगर देखें हमारे पास तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सेकंड 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर में। देखो ध्यान रखना, फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो कहीं कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है, आर नॉट की यूनिट मीटर में है, तो आर जब निकल के आएगा वो भी मीटर में ही आएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो आप फर्स्ट चैप्टर जो आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया गया है वही आपको यहाँ पर हेल्प करता है। इसलिए आई होप आपने सभी वो वाला पार्ट वो चैप्टर अच्छे से करा होगा। मैंने बोला ना केमिस्ट्री ऐसे रिलेटेबल चलेगी ना कि आपको जो पहले पढ़ा होगा वही आगे यूज में भी आएगा, इसलिए आपको हर चीज को अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ना। ओके, क्या सभी को बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने एटॉमिक मॉडल्स एंड उसके अंदर हमने देखा, हमने दो मॉडल्स हमने पढ़ लिए। आपका थॉमसन का मॉडल जो पहले दिया गया था, और दूसरा मेरा रदरफोर्ड का मॉडल, जो उसने उसकी ड्रॉबैक्स को दूर भी किया, लेकिन उसकी भी ड्रॉबैक्स आई, पर उसको हम आगे और दूर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नील्स बोर आएगा ना तो काफी सारा एक अच्छा मॉडल देखने को मिलेगा, जिसमें ये सारी ड्रॉबैक्स काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी की जाएंगी, एंड हम कुछ नए टॉपिक्स भी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तब तक के लिए लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना, एंड कोई डाउट आए तो इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लेना, या मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, एंड होमवर्क सभी लोग करना अच्छे तरीके से। ओके, क्योंकि होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो होमवर्क जरूर करना, ताकि आप एक अच्छी प्रैक्टिस भी करते रहो और बढ़िया तरीके से समझ सको। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।